तो हेलो साथियों, क्या हाल है आप सभी के। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ HSSC ग्रुप डी के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हरियाणा ग्रुप डी के लिए विज्ञान के टॉप 25 महत्वपूर्ण MCQs HSSC ग्रुप डी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है फ्रेंड्स त्वचा। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ऐसा होता मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो उसका जवाब हो जाता फ्रेंड फीमर। और अगर क्वेश्चन ऐसे होता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो उसका जवाब होता है स्टेपिस। स्टेपिस फ्रेंड्स हमारे कान की हड्डी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ऑप्शन सी, त्वचा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। ये हमारी कान की हड्डी होती है और फीमर हमारी जांघ की हड्डी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। तो इसका स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और जलरोधक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्लाज्मा किसका चौथा अवस्था माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मुझसे पहले क्वेश्चन का आंसर गैस करना है और आपके कितने सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्लाज्मा किसका चौथा अवस्था माना जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा आयनित गैस। तो ऑप्शन नंबर डी, आयनित गैस। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आयनित गैस। आयनित गैस, एक सेकंड फ्रेंड्स। इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आयनित गैस। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं फ्रेंड। त्वचा की बाहरी परत को जलरोधक बनाने वाला पदार्थ कौन सा है। त्वचा की बाहरी परत को जलरोधक बनाने वाला पदार्थ कौन सा है तो इसका जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, केराटिन। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स केराटिन। तो फ्रेंड्स, केराटिन क्या होता है फ्रेंड्स। तो हम केराटिन होता है फ्रेंड, केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है फ्रेंड। केराटिन क्या है फ्रेंड, एक रेशेदार प्रोटीन। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है जो त्वचा, बाल और नाखूनों को जलरोधक और मजबूत बनाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है जो त्वचा, बाल और नाखूनों को जलरोधक और मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4, जल में उच्च BOD मान क्या दर्शाता है। जल में उच्च BOD मान क्या दर्शाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड सी, ऑप्शन सी, प्रदूषित जल। इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, प्रदूषित जल। फ्रेंड्स, BOD क्या होता है तो फ्रेंड BOD होता है, एक सेकंड फ्रेंड, इसका जवाब है प्रदूषित जल। फ्रेंड्स, BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह उच्च होने पर जल में कार्बनिक प्रदूषण अधिक होता है। BOD क्या है फ्रेंड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। उच्च होने पर जल में कार्बनिक प्रदूषण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। फ्रेंड, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 206। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वयस्क मानव कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का मुख्य घटक कौन सा है। तो फ्रेंड्स, रक्त का मुख्य घटक होता है प्लाज्मा। यह हमारे रक्त का 55% होता है। यह हमारे रक्त का 55% होता है फ्रेंड। फ्रेंड्स, जो हमारा रक्त होता है ना फ्रेंड, तो रक्त क्या होता है फ्रेंड, हमारे रक्त के 2 घटक होते हैं। हमारे रक्त के 2 घटक होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। इसको BC लिख देता हूँ मैं फ्रेंड।
एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। रक्त के दो घटक होते हैं, एक प्लाज्मा और ब्लड सेल। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है हमारे शरीर में, यानी कि हमारे ब्लड में 55% जो भाग होता है ना वो प्लाज्मा का होता है, और 45% भाग हमारा ब्लड सेल का होता है। ब्लड सेल में फ्रेंड्स हमारी WBC, RBC और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है फ्रेंड, रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है जो तरल माध्यम होता है, और फ्रेंड ये हल्के पीले कलर का होता है, ये लिक्विड पार्ट होता है, और ब्लड सेल सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और ब्लड सेल सॉलिड पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड 7, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैसें होती हैं वो ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन इसमें आवश्यक गैस पूछी है फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो हो जाएगी फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 7th क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 7th क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। DNA का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड? DNA का पूर्ण रूप है फ्रेंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन ए में हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और फ्रेंड्स एक होता है RNA, उसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो DNA, तो फ्रेंड्स जो DNA होता है ना वो आनुवांशिकी सामग्री है जो कोशिकाओं में निर्देश प्रदान करती है। DNA आनुवांशिक सामग्री है जो कोशिकाओं में निर्देश प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पानी का, एक सेकंड फ्रेंड्स मैं इसको सही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे थे है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स हमारे पास में, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स पानी का रासायनिक सूत्र होता है, तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन ए H2O। तो पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन ए H2O। तो फ्रेंड्स पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? जो हमारी आवर्त सारणी होती है ना फ्रेंड, उसमें तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो फ्रेंड्स उसमें परमाणु संख्या के आधार पर। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या के आधार पर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या। तो फ्रेंड्स परमाणु संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या पर आधारित है फ्रेंड। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है ना फ्रेंड, उसमें परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या पर आधारित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी कि इसमें ऐसे पूछा गया कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो फ्रेंड्स हमारा हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी 4। मानव शरीर में कितने होते हैं चैम्बर? 4। हृदय में 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है फ्रेंड, हृदय में 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, कुल मिलाकर 4 हमारे हृदय में कक्ष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया है? फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण, अब आपको पता ही होगा फ्रेंड, जब हम कोई चीज़ आसमान में जिस गति से ऊपर फेंकते हैं तो तो फ्रेंड क्या होता है कि उसे डबल स्पीड से वो चीज़ नीचे आती है। तो इसको फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण का नियम बोला गया है। तो फ्रेंड गुरुत्वाकर्षण का नियम ना न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। और फ्रेंड्स इसके बारे में एक और फैक्ट ये है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने। इसका जवाब कब किया था? तो इसका जवाब है फ्रेंड्स 1687 में।
फ्रेंड्स न्यूटन ने क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी में इसको प्रतिपादित किया था। इनकी पुस्तक सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो फ्रेंड्स आप ना थोड़ा कोऑपरेट करना। तो इनकी पुस्तक का नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। और 1687 में इन्होंने इसको गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। तो स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। न्यूटन का जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को प्रभाषित करता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएच मान 7 तटस्थ द्रव्यों का संकेत देता है जैसे, यानी कि पीएच मान 7 पर क्या होता है फ्रेंड, तो फ्रेंड पीएच मान जो 7 होता है फ्रेंड वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल फ्रेंड हमारा शुद्ध जल का मान होता है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा शुद्ध जल होता है ना, उसका पीएच मान फ्रेंड 7 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुद्ध जल। तो पीएच मान 7 तटस्थ द्रव्यों का संकेत देता है जैसे शुद्ध जल, इसका पीएच मान होता है 7। और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी आता है, जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान होता है 7.4। और फ्रेंड्स जो पीएच मान क्या होता है फ्रेंड्स, ये ना फ्रेंड 0 से लेके 14 तक एक स्केल होता है, जिसमें 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 से अगर हम नीचे जाएँ 0 से 7 तक फ्रेंड, ये अम्लीय होता है, अम्लीय। और ये होता है क्षार, ये हमारा एसिड हो जाएगा। और ये होता है बेस। तो फ्रेंड्स आप समझ जाना कि अगर पीएच मान यहाँ पे मैंने खिचड़ी पका दी है, सॉरी फ्रेंड्स। तो आप ऐसे समझ जाना कि जो पीएच स्केल होता है हमारा 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्षार होता है, यानी कि 0 से 7 तक एसिड और 7 से 14 तक बेस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो इसका जो स्पष्टीकरण है वो है, पीएच स्केल पर 7 तटस्थ होता है और शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। जो पौधों की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है फ्रेंड, तो वो बनी होती है फ्रेंड सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फ्रेंड्स वो बनी होती है काइटिन की। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है फ्रेंड, काइटिन की, काइटिन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो इसका स्पष्टीकरण है फ्रेंड, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और स्पष्टीकरण है, सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ठोस। ठोस में ध्वनि तरंगे ना, तो ठोस में ध्वनि तरंगे सबसे तेज गति से चलती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सबसे कम गति चलती हैं, सबसे कम गति से चलती हैं गैस में, सबसे कम गति से गैस में, और सबसे अधिक गति से चलती हैं ठोस में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती हैं, ठोस में। स्पष्टीकरण इसका पढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस। ध्वनि तरंगे ठोस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती हैं, क्योंकि कण निकट होते हैं, कण निकट होते हैं ना, इसलिए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन आपका ऐसे याद रखना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी में सी ऐसे स्कर्वी विटामिन सी, ऐसे सी आपको लग रहा होगा जैसे इसमें स्कर्वी हम बोल रहे हैं ना, तो इसमें सी की ध्वनि आ रही है, ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रखना। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। तो इसको बी से बेरी याद रखना, बी से बेरी हो गया। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से रोतूंदी, विटामिन ए की कमी से होता है रोतूंदी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स। ठीक फ्रेंड।
तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोतोंदी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो इसका स्पष्टीकरण है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून बहना और स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से ना फ्रेंड्स इसका जो लक्षण होता है वो मसूड़ों से खून आने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आनुवंशिकता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो फ्रेंड्स आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेटिक्स। तो इसका सही जवाब है जेनेटिक्स। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन है एक ऐसे भी पूछा जाता है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अगर पिता पूछ लें आनुवंशिकता का, ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड, तो वह ग्रेगर मेंडल, ग्रेगोर मेंडल, ग्रेगोर मेंडल। अगर आनुवंशिकता का आपसे पिता पूछा जाए तो आपको जवाब लगाना है इसका ग्रेगोर मेंडल। अगर आनुवंशिकता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है तो इसका जवाब लगाना है जेनेटिक्स। ठीक फ्रेंड, तो इसका हम स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जीवों की आनुवंशिक विशेषता का विज्ञान है। जेनेटिक्स जीवों की आनुवंशिक विशेषता का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 6, ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है जो कार्बनिक यौगिकों का आधार है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है फ्रेंड, और विटामिन सी की कमी से हमने स्कर्वी पढ़ा था, और बेरी विटामिन बी की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड अब। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है फ्रेंड, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं जिससे रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो विद्युत बल्ब होते हैं हमारे उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब हो जाएगा ऑर्गन गैस। विद्युत बल्बों में ऑर्गन गैस भरी जाती है। ये इसलिए भरी जाती है क्योंकि फ्रेंड्स जो उसके अंदर का फिलामेंट होता है ना वो जले ना, तो इसलिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ऑर्गन। तो विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन। ठीक, बल्ब में आर्गन या अन्य अक्रिय गैसें भरी जाती है ताकि फिलामेंट जलने से बचे। ठीक फ्रेंड, बल्ब में आर्गन या अन्य अक्रिय गैसें भरी जाती हैं ताकि फिलामेंट जलने से बचे। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है हमारे पास में, रक्त समूह AB+ को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा AB+ जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान जिसका ब्लड ग्रुप AB+ है, ठीक फ्रेंड, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो उसको ए वाला भी ब्लड दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, A+ वाला भी, B+ वाला भी, O वाला भी, AB वाला भी, यानी कि इसको सारे ब्लड दे सकते हैं। ठीक फ्रेंड, ये हो गया यूनिवर्सल रिसीवर। लेकिन ये किसको दे सकता है? ये सिर्फ AB+ वाले को ही दे सकता है अपना ब्लड। ये सिर्फ AB+ वाले को ही अपना ब्लड दे सकता है। ठीक फ्रेंड, अब मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि जो AB+ होता है ना फ्रेंड, AB+ जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप AB+ है तो वो A वालों से भी ब्लड ले सकता है, B वालों से भी ब्लड ले सकता है, AB+ वालों से भी ले सकता है, माइनस वालों से भी ले सकता है। लेकिन जब इसको देना हो ब्लड ग्रुप, यानी कि जब इसको अपना यानी कि अगर इसको किसी को ब्लड देना है तो ये सिर्फ AB+ वाले को ही ब्लड दे सकता है। ले सबसे ले सकता है लेकिन दे सिर्फ AB+ वाले को ही सकता है। ठीक फ्रेंड, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा वो कौन होता है? यानी कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है? यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबको, ये तो ऐसे थे सबसे ब्लड ले रहे थे लेकिन सबको देने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो वो है फ्रेंड O-। तो O- जो हमारा होता है ना फ्रेंड,
तो O- जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ये डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक फ्रेंड, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो रक्त समूह AB को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें AB और RH एंटीजन होते हैं। क्योंकि इसमें AB और RH एंटीजन होते हैं, इसका ऑप्शन A हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन A, इसमें AB और RH एंटीजन होते हैं। AB रक्त समूह में AB और RH एंटीजन मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये सभी प्रकार के रक्त को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई विरोधी एंटीबॉडी नहीं होती जो रक्त को अस्वीकार करे। ठीक फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? फ्रेंड्स जो हमारी ओजोन परत हमारी फ्रेंड्स यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक फ्रेंड्स, तो यूवी अल्ट्रावायलेट जो हम किरणें होती हैं सूर्य से जो निकलती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। और जो यूवी अल्ट्रावायलेट्स किरणें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इससे क्या होता है, हमें त्वचा कैंसर होती है। और ओजोन परत इससे हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत का जो सूत्र होता है ना फ्रेंड, वो होता है O3। ठीक फ्रेंड, और ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ये ओजोन से ही बनी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक फ्रेंड, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ओजोन क्या है? ओजोन परत O3 सूर्य की हानिकारक, इसका जो सूत्र है O3 वो सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगर ये डायरेक्ट किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लग जाएंगी तो हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन क्या होता है? फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मिलता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फ्रेंड्स जो ये क्या करता है, ये मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आपको इतना याद रखना है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मिलता है जिसके कारण से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो इसका जो स्पष्टीकरण है, हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है परमाणु संलयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, परमाणु संलयन। तो सौर ऊर्जा का सही जवाब हो जाएगा, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत परमाणु संलयन होता है। सूर्य में क्या होता है फ्रेंड? हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु संलयन। अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो पानी का क्वथनांक उबलने का तापमान कितना होता है? मतलब कि जब हम पानी को फ्रेंड्स गर्म करते हैं तो कितनी डिग्री पर उबलना शुरू करता है? तो इसका जवाब फ्रेंड्स आपको कमेंट में देना है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।